अमेरिकी एडमिरल एल्विन होल्सली ने 2025 की शुरुआत में कांग्रेस को एक दुश्मन के बारे में चेतावनी दी थी। वह चुपचाप अमेरिका के संवेदनशील स्थानों के नक्शे बना रहा था। फिर उन्होंने उनका स्थान बताया। वे सिर्फ 90 मील दूर थे। खबर फैलते ही सैन्य विशेषज्ञों ने दोषी का अंदाजा लगा लिया था। वे जानते थे कि यह प्रॉक्सी द्वीप था। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर YouTube इस वीडियो को दबा देता है, क्योंकि उसे युद्ध से जुड़े विषय पसंद नहीं है। मैं फिर भी सच उजागर कर रहा हूं। लेकिन आप YouTube को निष्पक्ष होने के लिए मजबूर कर सकते हैं, बस लाइक बटन दबाकर। धन्यवाद। कुछ साल पहले एक रिपोर्ट में कहा गया था कि क्यूबा, जो कभी परमाणु शक्ति रहा है, वहां इलेक्ट्रॉनिक जासूसी सुविधा बनाने की योजना है। लेकिन बताया गया कि इसकी कीमत कई अरब डॉलर नहीं थी। यही असली समस्या थी। क्यूबा अरबों डॉलर के उपकरण खरीदने की स्थिति में नहीं था। उसकी अर्थव्यवस्था पहले ही ICU में है। खाना, ईंधन, दवाइयाँ लग्जरी हो गई हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था अरबों डॉलर का उपकरण खरीदेगी? यकीन करना मुश्किल है। गहराई से खोजने पर अमेरिका की क्यूबा के खिलाफ कार्रवाई और क्यूबा को पूर्व परमाणु शक्ति कहने का कारण उसके कम्युनिस्ट भाईचारे से जुड़ा है। क्यूबा में चीनी जासूसी की अफवाहें 1990 के दशक से है, लेकिन लंबे समय तक इन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन जून 2023 में एक रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये सब बदल गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार चीन और क्यूबा ने बीजिंग को द्वीप पर इलेक्ट्रॉनिक जासूसी सुविधा बनाने की गुप्त मंजूरी दी थी। बताया गया कि यह सौदा हवाना की सरकार के लिए कई अरब डॉलर का था, जिसे पैसों की सख्त जरूरत थी। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में संचार की निगरानी करना था। दोनों सरकारों ने पहले इस खबर का खंडन किया। कुछ ही दिनों बाद अमेरिकी अधिकारियों ने माना कि चीन कम से कम 2019 से क्यूबा में खुफिया सुविधाएं चला और उन्नत कर रहा था। यह उन्नयन कोई अलग थलग घटना नहीं था। यह एक वैश्विक प्रयास था, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में खुफिया निगरानी चौकियों का एक नेटवर्क बनाना और खास तौर पर अमेरिकी सिग्नलों को निशाना बनाना था। 2024-2025 में CSIS शोधकर्ताओं ने व्यावसायिक उपग्रह इमेजरी से क्यूबा में 4 खास स्थान पहचाने। इन स्थलों पर उन्हें जो मिला वह बिल्कुल साफ था। बड़े एंटीना क्षेत्र, रेडोम्स और अंतरिक्ष ट्रैकिंग उपकरण, जिन्हें हाल के वर्षों में स्पष्ट रूप से विस्तारित और उन्नत किया गया था। उन्हें पता था कि वे लगभग निश्चित रूप से चीन समर्थित जासूसी देख रहे थे। ये स्थान हुआ है काला पाजार, एल सलाल और सबसे डरावना बेरू चाल में थे। इस स्थान पर दूसरों की तुलना में कुछ और भी महत्वपूर्ण था। यह स्थान शीत युद्ध में सोवियत संघ की प्रसिद्ध लोड्स सिग्नल्स इंटेलिजेंस स्टेशन से 10 मील से भी कम दूरी पर है। अप्रैल 2025 की सैटेलाइट इमेजरी वहां बड़ी नई संरचना के निर्माण को दिखाती है। एक 175 मीटर चौड़ा, गोल और व्यवस्थित एंटीना एरे जो परिपूर्ण वृत्त में लगा है। ये एंटीना सिस्टम लगभग 1.5 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है। ये कोई मिसाइल, रॉकेट या गोली चलाने वाला हथियार नहीं है। ये परमाणु हथियारों के बारे में नहीं है, लेकिन युद्ध का परिणाम तय कर सकता है। ऐसी एरे खास तौर पर हाई फ्रीक्वेंसी डायरेक्शन फाइंडिंग के लिए बनती है। ये तकनीक ऑपरेटरों को 8000 समुद्री मील दूर तक रेडियो सिग्नल के स्रोत का पता लगाने देती है। क्यूबा से यह रेंज पूरे महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका, अटलांटिक के बड़े हिस्से और प्रशांत महासागर के अंदर तक को कवर करती है। इसका उपयोग करके चीन अमेरिकी नौसेना के अभ्यासों की निगरानी कर सकता है, कैरेबियन से गुजरने वाले सैन्य और व्यावसायिक जहाजों को ट्रैक कर सकता है, अमेरिकी मिसाइल परीक्षणों से रडार और टेलीमेट्री डेटा एकत्र कर सकता है, और सबसे चिंताजनक बात यह है कि अमेरिकी पनडुब्बियों द्वारा भेजे गए बर्स्ट कम्युनिकेशन को भी पकड़ सकता है। अगर चीन क्यूबा से पनडुब्बियों को सुन सकता है, तो यह किसी भी संभावित संघर्ष का पूरा समीकरण बदल सकता है, क्योंकि पनडुब्बियां चुप और अदृश्य रहकर ही बचती है। दूसरी ओर हुआ ये साइट को एक बहुत ही विशिष्ट लक्ष्य के लिए डिजाइन किया गया है। वास्तव में विश्लेषकों ने इसे खुफिया जानकारी की ऐसी बाढ़ बताया है जिसे पृथ्वी पर कहीं और से इकट्ठा करना भौतिक रूप से असंभव होगा। ये मुख्य रूप से उपग्रह संचार, सैन्य संकेत, राष्ट्रीय सुरक्षा डेटा और केप केनावेरल से अंतरिक्ष प्रक्षेपणों की टेलीमेट्री इंटरसेप्ट करने पर केंद्रित है। कुछ साइटें पूर्वी क्यूबा में हैं। ये उन्हें विशेष रूप से ग्वांतानामो में अमेरिकी नौसैनिक अड्डों के बहुत करीब ले आता है, जिससे चीन को क्षेत्र में अमेरिका की सबसे संवेदनशील सैन्य स्थापनाओं में से एक पर सीधी नजर मिल जाती है।
लेकिन क्या ये इतना आसान है? भले ही संचार की सामग्री एन्क्रिप्टेड हो, पैटर्न देखना फायदेमंद है। कौन किससे कितनी बार कब और कितनी मात्रा में बात कर रहा है, सिर्फ इस तरह का विश्लेषण ही आपको किसी सेना की तैयारियों और वो किस चीज के लिए तैयारी कर रही है इसके बारे में बहुत कुछ बता देता है। इसी खतरे की वजह से एडमिरल एल्विन होल्सली ने 2025 की शुरुआत में कांग्रेस को बताया था कि बीजिंग क्यूबा का इस्तेमाल खुफिया जानकारी जुटाने में कर रहा है। ये अमेरिकी जमीन से 68 मील दूर है और इससे निपटना उनकी बड़ी प्राथमिकता है। दशकों पहले क्यूबा में परमाणु हथियार भी अमेरिका की प्राथमिकता थे। 1962 में क्यूबा में ऐसे परमाणु हथियार थे जो अमेरिका से सिर्फ 93 मील दूर थे और कुछ ही मिनटों में पूर्वी अमेरिका को निशाना बना सकते थे। अमेरिकी जासूसी विमानों ने निर्माणाधीन लॉन्च साइट्स की तस्वीरें ली और फ्लोरिडा से केवल 93 मील दूर ऐसी साइट्स मिली जिनके मौजूद होने की वे कभी उम्मीद नहीं करते थे। इसने 13 दिनों तक चलने वाली एक घटना को जन्म दिया जिसने दुनिया को अब तक के सबसे करीब परमाणु युद्ध के कगार पर ला दिया। जवाबी कार्रवाई में कैनेडी ने क्यूबा की नौसैनिक नाकाबंदी का आदेश दिया। आखिरी क्षण में उन मिसाइलों को हटा लिया गया। अब जब मैं कहता हूं हटाया गया तो मेरा मतलब है कि उन्हें वापस वहीं ले जाया गया जहां से वे आए थे, क्योंकि क्यूबा के पास कभी अपनी खुद की परमाणु हथियार थे ही नहीं। परमाणु हथियार उस महाशक्ति सोवियत संघ को लौटा दिए गए जिसने क्यूबा को शीत युद्ध की अग्रिम पंक्ति बनाया था। क्यूबा फ्लोरिडा से 100 मील दूर है। ये मेक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाले समुद्री मार्गों और पनामा नहर के प्रवेश द्वार के पास है। वह स्थिति कोई छोटी बात नहीं है। क्यूबा की जमीन से काम करने वाली कोई भी विदेशी ताकत अमेरिकी सैन्य गतिविधियों, अंतरिक्ष गतिविधियों और वाणिज्यिक समुद्री यातायात को एक साथ देखने के लिए लगभग एक आदर्श स्थान पा जाती है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने यह बात समझ ली थी और क्यूबा का इस्तेमाल ठीक इसी मकसद के लिए किया था। उसने सिग्नल इंटेलिजेंस ऑपरेशन लगाए ताकि अमेरिका पर नजर रखी जा सके। बाद में सोवियत संघ ने गुप्त रूप से क्यूबा में परमाणु मिसाइलें भेजी। ये संकट जल्दी खत्म हो गया। अमेरिका ने इससे सीखा सबक कभी नहीं भुलाया। 1962 की घटना से साबित हुआ कि लगभग बिना किसी चेतावनी के क्यूबा को अमेरिकी मुख्य भूमि के लिए सीधे खतरे में बदला जा सकता है। यह बात अमेरिकी सुरक्षा सिद्धांत में गहराई से बस गई और तब से अब तक बनी हुई है। आज जो चीन कर रहा है वह भी उसी तर्क का पालन करता है, बस आधुनिक युग के हिसाब से अपडेट किया गया है। मिसाइल बैटरियों की जगह अब उनके पास सैटेलाइट डिश और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कम दिखते हैं लेकिन ज्यादा ताकतवर है। कम्युनिस्ट शक्तियों और क्यूबा के बीच संबंधों के केंद्र में एक ऐसा आदमी था जिसे मारा नहीं जा सकता था। चीन और क्यूबा के बीच यह रिश्ता लोगों की सोच से कहीं ज्यादा पुराना है। क्यूबा पहला लैटिन अमेरिकी देश था जिसने 1960 के दशक में आधिकारिक रूप से चीन जनवादी गणराज्य को मान्यता दी। क्यूबा के नेताओं ने फिदेल कास्ट्रो से शुरू होकर लगातार संयुक्त राष्ट्र में बीजिंग का समर्थन किया, एक चीन नीति का समर्थन किया और चीन को वह राजनीतिक वैधता दी जिसकी उसे उस समय सख्त जरूरत थी जब दुनिया के अधिकांश देश उसे मान्यता देने से भी इनकार कर रहे थे। 1960 से क्यूबा ने बीजिंग के एक चीन सिद्धांत का समर्थन किया है। हवाना आधिकारिक रूप से पीआरसी को चीन की एकमात्र वैध सरकार के रूप में मान्यता देता है, ताइवान को चीनी क्षेत्र मानता है और पुनः एकीकरण का समर्थन करता है। क्यूबा ने चीन के 2005 ताइवान संबंधी विवादास्पद अलगाव विरोधी कानून और बाद में हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का समर्थन किया था। और वो आदमी जिसे मारा नहीं जा सकता था, जिसकी मैंने बात की थी, उन्होंने कहा था, अगर हत्या की कोशिशों से बचना कोई ओलंपिक प्रतियोगिता होती तो मैं गोल्ड मेडल जीतता। और वो गलत नहीं थे। ऐसा अनुमान है कि CIA ने उन पर 638 बार हत्या का प्रयास किया लेकिन एक भी सफल नहीं हुआ। उनका निधन 2016 में 90 साल की उम्र में प्राकृतिक कारणों से हुआ। फिदेल के बाद भी क्यूबा के विदेश मंत्रियों ने ताइवान, हांगकांग और सिंजियांग पर विदेशी हस्तक्षेप की लगातार और सार्वजनिक रूप से निंदा की है। बिना शर्त दोस्ती के कारण चीन क्यूबा के दुश्मनों को अंदर आने या कुछ लेने से रोकता है। चीन के पास वैश्विक EV निर्माण की 70% और LFP बैटरी उत्पादन की 80% से अधिक क्षमता है। ये बैटरी किफायती इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होती है। इसके निर्माताओं से 2025 और 2026 के बीच वैश्विक बैटरी निर्माण निवेश का 71% हिस्सा आने का अनुमान है, जिसकी कुल राशि लगभग 130 अरब डॉलर होगी। ये लगभग 7 गुना है जितना अमेरिका उसी अवधि में खर्च कर रहा है। लेकिन इस पूरे विस्तार की निर्भरता पूरी तरह से कच्चे माल और निकल की स्थिर और सुरक्षित आपूर्ति पर है, खासकर
उच्च शुद्धता वाले निकल पर, जिसका उपयोग लंबी दूरी की प्रीमियम बैटरियों जैसे NMC और NCA केमिस्ट्री बैटरियों में किया जाता है। इसे प्राप्त करना बेहद मुश्किल है। चीन की मुख्य निकल रणनीति इंडोनेशिया में रही है। अब यह वैश्विक निकल उत्पादन का लगभग 60% हिस्सा बनाता है, जिसमें से अधिकांश चीनी समर्थित संचालन के माध्यम से होता है। लेकिन सारी उम्मीदें एक जगह लगाना जोखिम है, खासकर जब पश्चिमी प्रतिबंध या भू राजनीतिक दबाव आपूर्ति लाइनों को अचानक बाधित कर सकते हैं। उन्होंने बेहतरीन विकल्प ढूंढा। क्यूबा के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा निकल भंडार है। दुनिया की कुल निकल आपूर्ति का लगभग 6% इसी द्वीप पर है। निकल के साथ कोबाल्ट भी मिलता है, जो इस सदी के सबसे विवादित संसाधनों में से एक बन गया है। अब ये दोनों धातुएं सिर्फ औद्योगिक कच्चा माल नहीं है, ये इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों के मुख्य घटक है। जो इनकी आपूर्ति नियंत्रित करता है, वही EV उद्योग का भविष्य तय करता है। 5वां सबसे बड़ा भंडार होते हुए भी क्यूबा निकल उत्पादन में 9वें स्थान पर है। ये वैश्विक उत्पादन में सिर्फ 1% योगदान देता है। विशाल भंडार है, लेकिन बुनियादी ढांचा वर्षों से जूझ रहा है। क्यूबा के पास जमीन के नीचे जो है और जितना वह निकाल सकता है, इसी अंतर में चीन को मौका दिखता है, जहां पहले पश्चिमी देशों का प्रभाव था। कई सालों तक क्यूबा के निकल क्षेत्र में कनाडाई कंपनी शेरिट इंटरनेशनल प्रमुख रही, जिसने मोआ में बड़ा संयुक्त उद्यम चलाया। खनिज क्यूबा में निकाला और प्रोसेस किया जाता था, फिर अंतिम शुद्धिकरण के लिए कनाडा के फोर्ट सैस्कैचुआन भेजा जाता था, जिससे क्लास 1 निकल बनता था। ये उच्च शुद्धता ग्रेड उत्पाद EV बैटरियों, स्टेनलेस स्टील और उच्च प्रदर्शन मिश्र धातुओं के लिए उपयुक्त है। वहां से इसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के जरिए एशियाई और चीनी बैटरी निर्माताओं तक पहुंचाया जाता है। लेकिन 2026 की शुरुआत तक शेरिट गंभीर मुसीबत में था। क्यूबा की गिरती अर्थव्यवस्था, ईंधन की कमी और वित्तीय दायित्वों की पूर्ति में असमर्थता ने संचालन लगभग असंभव बना दिया। क्यूबा को शेरिट के $107 मिलियन से ज्यादा के जमे हुए भुगतान चुकाने थे, जिन्हें वो चुका नहीं सका। इसलिए शेरिट पीछे हटने लगा। जैसे ही पश्चिमी हितधारक गए, चीनी सरकारी कंपनियां आ गईं। अप्रैल 2026 तक चीनी सेडिमेंटेशन टैंक और लीचिंग उपकरण कमांडांते अर्नेस्टो चे गार्वेरा प्रोसेसिंग प्लांट में लग चुके थे। क्यूबा की सरकारी मीडिया ने इसे तकनीकी उन्नयन कहा, लेकिन असल में इसका मतलब है एक संरचनात्मक बदलाव। जहां अब बीजिंग वह उपकरण, विशेषज्ञता और पूंजी उपलब्ध करा रहा है जिसकी क्यूबा की निकल उद्योग को पूरी तरह से ढहने से बचाने के लिए जरूरत है, और इसके बदले अपने निर्माताओं को गारंटीकृत आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। 2024 में चीन क्यूबा के निकल निर्यात का शीर्ष गंतव्य था, जिसकी कीमत करीब 53 मिलियन थी, और ये आगे बढ़ेगी। क्यूबा के पास बड़े अप्रयुक्त भंडार और रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। यह चीन को एक और केंद्र देता है। पूर्वानुमान के अनुसार 2030 तक निकल की नई मांग का आधे से अधिक हिस्सा बैटरी उत्पादन से होगा, जिसके लिए हर साल लगभग 1.5 मिलियन मीट्रिक टन निकल चाहिए। निकेल खनन और रिफाइनिंग में वैश्विक निवेश उसी अवधि में $60 अरब से अधिक हो सकता है। चीन उस मांग रुझान से लाभ उठाने वाली स्थिति में रहना चाहता है, और क्यूबा उस पहेली का अहम हिस्सा है। लेकिन ये सब यूं ही नहीं हो रहा। चीन के 2025 लैटिन अमेरिका नीति पत्र में एक शक्ति रणनीति को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है, जो खनिज संसाधनों को सुरक्षित करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को नियंत्रित करने पर केंद्रित है। एक व्यापक ढांचा भी है जिसे प्रोजेक्ट 141 कहा जाता है, जिसका उद्देश्य चीन के आर्थिक विस्तार को उसकी सैन्य और लॉजिस्टिक पहुंच के साथ वैश्विक स्तर पर जोड़ना है। क्यूबा दोनों में फिट बैठता है। क्यूबा के निकल निष्कर्षण में खुद को गहराई से शामिल करके बीजिंग अपनी पूरी इलेक्ट्रिक वाहन औद्योगिक रणनीति को पश्चिमी दबाव से सुरक्षित कर रहा है और आपूर्ति श्रृंखला में अतिरिक्त विकल्प बना रहा है, ताकि उसके घरेलू कारखाने लगातार चलते रहें। क्यूबा अन्य देशों से अलग है क्योंकि वह लगातार अमेरिकी प्रतिबंधों में है, इसलिए उसे गैर पश्चिमी साझेदार चुनने पड़ते हैं। इसी वजह से चीन ने दखल लिया। उन्होंने क्यूबा में एक प्रतिबंधित प्रणाली लागू की, जिससे क्यूबा वासियों को जरूरी आज़ादी और पहुंच मिली, लेकिन बदले में उसने चुपचाप उनकी आज़ादी छीन ली। जून 2025 में विश्वविद्यालय के छात्रों ने पूरे क्यूबा में हड़तालें शुरू कर दी। गुस्सा
एटेक्सा द्वारा मोबाइल डेटा की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ था। इतना पागलपन था कि विश्लेषकों ने बताया कि केवल वे लोग जिनके पास डॉलर तक पहुंच है वही इसे खरीद सकते हैं, जिससे आम नागरिक इससे बाहर हो गए। सरकार जानती थी कि विरोध प्रदर्शनों को तुरंत कैसे दबाना है। उनकी प्रतिक्रिया यह थी कि उन्होंने विरोध क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट बंद करने के लिए चीनी स्थापित नेटवर्क का उपयोग किया, जैसा 2021 और मार्च 2026 के विरोधों में हुआ था। MSI2 के विश्लेषकों ने सुझाव दिया है कि ये मूल्य वृद्धि ई-टेक्सा में चीन की भागीदारी का रास्ता खोल सकती है। बड़ी योजना यह हो सकती थी कि वे विक्रेता से क्यूबा की टेलीकॉम प्रणाली में हिस्सेदार बने, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। चीन ने क्यूबा वासियों को सच्चाई से दूर रखने के लिए जाल बिछाया। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते क्यूबा को पश्चिमी टेलीकॉम कंपनियों की पहुंच नहीं मिली। न एरिक्सन न नोकिया, पश्चिम से कुछ नहीं। ई-टेक्सा क्यूबा की सरकारी एकाधिकार वाली टेलीकॉम कंपनी ने 1 दशक से ज्यादा समय में अपनी डिजिटल संरचना बनाने के लिए लगभग पूरी तरह चीनी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर किया। उस खाली जगह को हुआवे, ZTE और TP-Link ने भर दिया। 2025 तक उनकी पहुंच खतरनाक स्तर तक पहुंच गई थी। हुआवे और ZTE के सर्वर ई-टेक्सा के नेटवर्क नोड्स पर है, जो ट्रैफिक संभालते और यूजर मेटा डेटा स्टोर करते हैं। हुआवे का फाइबर ऑप्टिक उपकरण द्वीप के ब्रॉडबैंड नेटवर्क में लगा हुआ है। ZTE के मोबाइल बेस स्टेशन हवाना, सैंटियागो, सांता क्लारा और सैन्य क्षेत्रों में तैनात किए गए थे। हुआवे के फायरवॉल्स क्यूबा के इंटरनेट की रीढ़ में हैं। यहाँ तक कि क्यूबा के मुख्य अंडरसी केबल, जो द्वीप को वेनेजुएला और व्यापक क्षेत्र से जोड़ता है और जिसे अल्बा 1 कहा जाता है, को भी चीनी उपकरणों से बनाया गया था। चीन ने चुपचाप खुद को क्यूबा के संचार ढांचे में शामिल किया है, जिससे बीजिंग को क्यूबा सरकार को नियंत्रित करने की ताकत मिली है। हुआवे का ई-साइट सॉफ्टवेयर एक मानक नेटवर्क प्रबंधन उपकरण के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन क्वेरियम और ओपन ऑब्जर्वेटरी ऑफ नेटवर्क इंटरफेरेंस ने इसमें गड़बड़ पाई। उन्होंने देखा कि ये सॉफ्टवेयर क्यूबा में खोज, फिल्टर और सामग्री ब्लॉक करने में काम आते हैं, जिससे ETE-CSA लोगों की निगरानी कर सकता है। ये ठीक पता लगा लेता है कि लोग ऑनलाइन क्या कर रहे हैं और सरकार जहां भी जरूरी समझती है वहां विशेष क्षेत्रों में संचार को बंद कर देता है। ये मूल रूप से चीन की ग्रेट फायरवॉल का क्यूबा का अपना संस्करण है, जिसे उन्हीं कंपनियों ने बनाया और स्थापित किया है। इस बाजार में चीनी ब्रांडों का दबदबा है। आम क्यूबावासी रोजाना जिन उपभोक्ता वाईफाई राउटर और हैंडसेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी द्वीप में आने वाली केबल से लेकर एक आम आदमी के हाथ में मौजूद फोन तक, पूरा बुनियादी ढांचा चीनी है। इस विस्तार से क्यूबा की 70% आबादी को इंटरनेट मिला। दर्जनों देशों ने चीनी ब्रांडों की सच्चाई समझकर साहसिक कदम उठाए। 2020 में अमेरिकी फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने हुआवे और ZTE को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा बताया था। चिंता थी कि चीनी कानून के तहत इन कंपनियों को बीजिंग की खुफिया गतिविधियों में मदद के लिए मजबूर किया जा सकता है। हालांकि दोनों कंपनियां इससे इनकार करती हैं, लेकिन क्यूबा में जहां कोई नियामक प्रतिरोध नहीं, यह चिंता और गंभीर हो जाती है। विश्लेषकों ने यह भी चेतावनी दी है कि इन सर्वरों का इस्तेमाल साइबर जासूसी के लिए किया जा सकता है, न सिर्फ क्यूबा के नागरिकों के खिलाफ, बल्कि क्षेत्रीय सरकारी नेताओं और उन संवेदनशील संचारों के खिलाफ भी जो द्वीप के नेटवर्क से होकर गुजरते हैं। चीन के लिए ये सब सिर्फ खुफिया जानकारी तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक और मकसद है। क्यूबा को निगरानी तकनीक निर्यात करके बीजिंग सक्रिय रूप से यह सुनिश्चित कर रहा है कि क्यूबा सरकार के पास सत्ता में बने रहने के लिए वो सब कुछ हो जो उसे चाहिए। स्थिर क्यूबाई शासन का अर्थ है चीन को द्वीप तक निरंतर पहुंच मिलना, और चीनी तकनीक इस शासन के अब तक टिके रहने की एक बड़ी वजह है। क्यूबा न आर्थिक और न सैन्य महाशक्ति है, फिर भी चीन को अब पहले से ज्यादा उसका खुलकर बचाव करना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण है कि क्यूबा उसके कुछ बचे समाजवादी सहयोगियों में है। 2025 में राजनयिक संबंधों की 65वीं वर्षगांठ पर हवाना में चीन के राजदूत ने कहा कि दोनों देशों के संबंध अब अपने सबसे अच्छे दौर में हैं। अब ये सुनने में सिर्फ औपचारिक कूटनीति लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत असली है। क्यूबा संयुक्त राष्ट्र में चीन का हर मुद्दे पर समर्थन करता है, चाहे ताइवान, शिनजियांग या बीजिंग के लिए अहम कोई भी संवेदनशील मुद्दा हो। चीन अमेरिकी नाकेबंदी को अवैध और अमानवीय बताकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर क्यूबा का समर्थन करता है और दोनों देशों को अमेरिकी प्रभुत्व के विरोधी वैश्विक दक्षिण के नेता बताता है। 2026 में इस रिश्ते की सबसे कठिन परीक्षा हो रही है। ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी ने वो लेकर आई
जिसे उनकी सरकार ने खुले तौर पर क्यूबा चीन धुरी पर पूरी तरह का दबाव कहा। नए कार्यकारी आदेश से प्रतिबंध सख्त हुए। क्यूबा को वेनेजुएला से तेल आपूर्ति बंद हो गई और अर्थव्यवस्था गिरावट में आ गई। अमेरिकी अधिकारियों ने खुलकर यह सुझाव देना शुरू कर दिया कि क्यूबा की सरकार गिरने के कगार पर हो सकती है। चीन की प्रतिक्रिया थी कि उसने अपनी कोशिशें और तेज कर दी। फरवरी 2026 में विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में क्यूबाई समकक्ष से मुलाकात की और कहा कि चीन क्यूबा की संप्रभुता की रक्षा में उसका समर्थन करता है और बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करता है। मार्च 2026 के अंत में अमेरिकी अधिकारियों ने फिर सरकार गिरने की आशंका जताई तो बीजिंग के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग सामने आई और उन्होंने पूर्ण समर्थन दोहराया और क्यूबा को उसके विकास के अधिकार से वंचित करने के किसी भी प्रयास को खारिज कर दिया। ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि वॉशिंगटन को संकेत है कि क्यूबा एक सीमा है जिसे बीजिंग पार नहीं होने देना चाहता। उन शब्दों के पीछे व्यवहारिक समर्थन ठोस है। चीन ने क्यूबा को 60,000 टन चावल भेजा और क्यूबा के चरमराते बिजली ग्रिड के लिए $80 मिलियन की सहायता दी। चीन क्यूबा के विदेशी व्यापार का 20% से अधिक है, उपभोक्ता वस्तुएं, मशीनरी और टेलीकॉम उपकरण देता है और क्यूबा से निकेल, बायोटेक उत्पाद, तंबाकू लेता है। फिर वे प्रतिबंधों का असर खत्म करने की कोशिश करते हैं। 2025 में क्यूबा के बैंक आधिकारिक रूप से चीन की सीमा पार अंतर बैंक भुगतान प्रणाली CIPS में शामिल हुए। यह बीजिंग का स्विफ्ट वित्तीय नेटवर्क का विकल्प है जिसे खास तौर पर ऐसे लेन देन के लिए डिजाइन किया गया है जिन पर अमेरिकी प्रतिबंध असर नहीं डाल सकते। चीनी कंपनियों ने क्यूबा के मारियल स्पेशल डेवलपमेंट जोन, तेल अन्वेषण और चीनी उद्योग में रुचि ली है। हालांकि चीन की तरफ से उस कर्ज को लेकर असली निराशा है जो क्यूबा को चीन को चुकाना है और निवेश सुरक्षा भी कमजोर है। लेकिन बीजिंग के नजरिए से क्यूबा को जिंदा और स्वतंत्र बनाए रखने का रणनीतिक महत्व वित्तीय असुविधाओं से कहीं ज्यादा है। हर टन चावल, हर डॉलर की मदद, हर युआन में होने वाला लेन देन, ये सब उस सरकार को सत्ता में बनाए रखने में निवेश है जो चीन को पश्चिमी गोलार्ध में एक अपूरणीय रणनीतिक पकड़ देता है। चीन क्यूबा को अमेरिका से बचाने की हर कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद एक दिन उसे मानना पड़ेगा कि हमने प्रयास किया, क्योंकि क्यूबा सरकार अपने अंतिम चरण में हो सकती है। 16 मार्च 2026 को क्यूबा का पूरा पावर ग्रिड ढह गया, आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूरी तरह से। अमेरिका के नेतृत्व वाली ईंधन नाकाबंदी और वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद क्यूबा को तेल मिलना बंद हो गया। जो ग्रिड पहले ही आखिरी सांसें ले रहा था अब नहीं टिक सका। लेकिन चीन ने यह बहुत पहले ही भांप लिया था और तेजी से कदम उठाए। सिर्फ 12 महीनों में क्यूबा के पावर ग्रिड में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी मार्च 2026 तक 5.8% से बढ़कर 20% से ज्यादा हो गई। विशेषज्ञ इसे विकासशील देशों में सबसे तेज नवीकरणीय ऊर्जा बदलाव मानते हैं। बीजिंग ने 2028 तक पूरे द्वीप पर 92 सौर पार्क बनाने का वादा किया है, जिनकी कुल क्षमता 2 गीगावाट होगी। ये क्यूबा के वर्तमान जीवाश्म ईंधन उत्पादन के बराबर है। और सिर्फ 2025 में ही चीन ने क्यूबा को $11.7 करोड़ मूल्य के सौर पैनल भेजे, जबकि 2019 में यह आंकड़ा सिर्फ 1.66 करोड़ था। यह इसकी वृद्धि की गति बताता है। लेकिन ये कोई दान नहीं है, ये पर्यावरणवाद भी नहीं है। हर सोलर पार्क, हर पैनल, हर ग्रिड प्रबंधन प्रणाली जो चीनी तकनीक का इस्तेमाल करके लगाई जाती है, वो क्यूबा के लिए बीजिंग के बिना कभी भी काम करने की कल्पना करना और भी मुश्किल बना देती है। लेकिन एक खास समस्या इसे और मजबूत कर देती है। $56 मिलियन की चीनी बैटरियों के आयात के बावजूद क्यूबा का ग्रिड सूर्यास्त के बाद मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं संग्रहित कर सकता। तो हर रात क्यूबा को सिर्फ रोशनी बनाए रखने के लिए भी चीनी प्रबंधित तकनीक पर निर्भर रहना पड़ता है। क्यूबा ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बन रहा है, इसके बजाय वह चीन पर ऊर्जा के लिए निर्भर होता जा रहा है। और बीजिंग अच्छी तरह जानता है कि वह क्या कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस सब के दौरान चुपचाप नहीं बैठा है। पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि अमेरिका क्यूबा में चीनी खुफिया अभियानों की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है और उन्हें बाधित कर रहा है। ये अपने खुद के संचार को भी मजबूत कर रहा है और क्षेत्रीय टेलीकॉम नेटवर्क में वैकल्पिक विक्रेताओं को आगे बढ़ा रहा है ताकि चीनी घुसपैठ को कम किया जा सके। क्यूबा के चारों ओर नौसैनिक गश्तें काफी बढ़ा दी गई है क्योंकि द्वीप पर दबाव बढ़ा है। फिर क्यूबा के पतन पर
एक सनसनीखेज लेख आया जिसमें पहली नजर में कुछ नया नहीं था। हर दिन उनमें से लाखों लेख प्रकाशित होते हैं, लेकिन ये वाला एक खास व्यक्ति द्वारा लिखा गया था। मार्च 2026 में टिप्पणीकार गॉर्डन चांग ने एक सीधा शीर्षक वाला निबंध प्रकाशित किया। चीन अपनी क्यूबा की सैन्य ठिकानों को खोने वाला है। वो लंबे समय से राजनीतिक टिप्पणीकार हैं जिनका चीन और भू राजनीतिक विश्लेषण में खास अनुभव है। उनका तर्क सीधा है। क्यूबा का आर्थिक संकट इतना गंभीर हो गया है कि अब शासन की बाहरी साझेदारों पर निर्भरता उसकी ताकत के बजाय कमजोरी बन सकती है। अगर अमेरिका क्यूबा की समुद्री आपूर्ति को गंभीर रूप से धमकी दे और चीनी सैन्य खुफिया ठिकानों की लागत बढ़ा दे तो हवाना इन ठिकानों के बदले प्रतिबंधों में राहत और दबाव में कमी के लिए तैयार हो सकता है। चांग ने अमेरिकी खुफिया की अवर्गीकृत जानकारी का हवाला दिया जिसमें 2019 से क्यूबा में चीनी सिग्नल इंटेलिजेंस अभियानों की पुष्टि है। वह तर्क देते हैं कि कुछ पश्चिमी विश्लेषक जो कहते हैं कि क्यूबा अमेरिका के लिए सीधा खतरा नहीं है, वे पूरी तरह से मुद्दे को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीनी द्वारा क्यूबा की जमीन का इस्तेमाल करने से यह समीकरण पूरी तरह बदल जाता है। ये तर्क प्रभावशाली है, पर कई विश्लेषक अधिक सतर्क है। क्यूबा ने 6 दशक से अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद अपनी नीति नहीं बदली है। दबाव बढ़ने पर कई लोग मानते हैं कि हवाना अमेरिकी शर्तों पर वॉशिंगटन से जुड़ने के बजाय चीन और रूस के करीब जाना ज्यादा पसंद करेगा। क्यूबा में चीन की मौजूदगी खत्म होने की धारणा के साथ एक बहुत व्यावहारिक समस्या भी जुड़ी है। चीन ने वहां जो कुछ बनाया है उसका ज्यादातर हिस्सा कोई पारंपरिक सैन्य अड्डा नहीं है जिसे आसानी से बंद करके वापस सौंप दिया जाए। ये नागरिक बुनियादी ढांचे में बुना हुआ है। टेलीकॉम नेटवर्क, सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन, फाइबर केबल, बंदरगाह परियोजनाएं ऐसी चीजें हैं जिन्हें हटाना आम लोगों की जरूरी प्रणालियों को नुकसान पहुंचाएगा। इससे किसी भी बदलाव को एक साफ सुथरे तरीके से करना मुश्किल हो जाता है और ये एक धीमी और उलझन भरी प्रक्रिया बन जाती है। और भले ही कुछ ज्यादा दिखने वाले जासूसी ठिकानों पर इतना दबाव आ जाए कि उन्हें औपचारिक रूप से बंद कर दिया जाए, फिर भी क्यूबाई और चीनी खुफिया एजेंसियों के बीच मौजूदा डेटा साझा करने के समझौते चुपचाप जारी रह सकते हैं, जिससे खुफिया जानकारी का अधिकांश मूल्य बरकरार रहेगा। बस चीन की मौजूदगी कम दिखाई देगी। दक्षिण चीन सागर में चीन पर अमेरिकी निगरानी रहती है। अमेरिकी जासूसी विमान, उपग्रह और नौसैनिक उसकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। क्यूबा चीन को ये ताकत देता है कि वो भी कह सके, आप हमें देख रहे हैं तो हम भी आपको आपके दरवाजे पर देख रहे हैं। विश्लेषक इसे आपसी जासूसी मानते हैं, जिससे दोनों देशों के शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव आता है। आज करीब 180 देशों के पीआरसी से राजनयिक संबंध है, ताइवान से नहीं, जो बड़ी जीत जैसी है। पीआरसी को चीन की सरकार मानना एक चीन सिद्धांत की पूरी स्वीकृति नहीं है। कई देश ऐसा ही करते हैं। अमेरिका जैसे देश जानबूझकर अपनी स्थिति अस्पष्ट रखते हैं। वे मानते हैं कि चीन ताइवान पर दावा करता है पर उसका समर्थन नहीं करते। वे ताइवान की स्थिति अनसुलझी रखते हैं और हथियारों की बिक्री जारी रखते हैं और ताइपेई के साथ अनौपचारिक संबंध बनाए रखते हैं। इस रिश्ते पर पहले से ज्यादा दबाव है। चीन पीछे नहीं हट रहा और अमेरिका अपने दक्षिणी तट के ठीक पास जो बनाया जा रहा है उसे लेकर अमेरिका का सब्र खत्म होता जा रहा है। ये कहाँ खत्म होगा, ये सच में अनिश्चित है। लेकिन जो अनिश्चित नहीं है वो ये है कि दोनों पक्ष अच्छी तरह समझते हैं कि दांव पर क्या लगा है।